नमस्कार साथियों। तो करंट अफेयर्स के आज का अंक 3 नवंबर 2023 का अंक को लेकर तैयार हैं हम। और ये करंट अफेयर्स आपका यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, सीटेट, एस्टेट और अभी हरियाणा टेट आए हैं उनके लिए, पुलिस और इस प्रकार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत ही मस्ट है। हम इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ उससे संबंधित टॉपिक के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। कुल 10 से 11 जो है सो हम टॉपिक को लेंगे और उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। ऐसा नहीं कि वन लाइनर करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ हम उससे संबंधित जो भी टॉपिक आते हैं उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। और यहाँ देखिए, आज का सबसे पहला टॉपिक में से है राज व्यवस्था, जो कि पॉलिटी। तो अभी हाल फिलहाल में पोक्सो का उद्देश्य किशोरों के रोमांटिक संबंध को अपराध बनाना नहीं है। अगर किशोर रोमांटिक संबंध बनाते हैं तो उसको अपराध नहीं बनाना है। और ये खबर कहाँ से आई? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर 2023 को कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था। और इसका उद्देश्य किशोरों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों का अपराध बनाना नहीं था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अक्सर देखने को मिल रहा है कि इस अधिनियम का प्रयोग लोग शोषण के उपकरण के रूप में कर रहे हैं। शोषण के उपकरण के रूप में आप जानते होंगे, अगर किशोर अवस्था में लड़का और लड़की स्वेच्छा से अगर संबंध बना लेते हैं तो फिर लड़के वाले लड़के के ऊपर शोषण करने के बारे में अलग अलग उपाय सोचते हैं। तो वैसा कुछ होता है, तो उसी से संबंधित ये फैसला आया। पॉक्सो अधिनियम क्या है, चूंकि हमें अभी पहले भी बोले, पॉक्स उससे संबंधित जो भी चीज़ आएंगे सबको हम देखेंगे। तो पॉक्सो अधिनियम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पॉक्सो अधिनियम यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने वाले अधिनियम है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पॉक्सको ये संक्षिप्त नाम है। लागू अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ने भारत के समर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था। किसको? पॉक्सो को। इसे बच्चों में यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। आगे इसी में देखते हैं। यह अधिनियम बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और बच्चे का शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए हर चरण में ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देते हुए बच्चे के श्रेष्ठ हितों का कल्याण और सम्मान करता है। इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव नहीं है। क्या नहीं है? लैंगिक भेदभाव। बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों को यौन शोषण के मामले में मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने की दिशा में वर्ष 2019 में अधिनियम की समीक्षा की, तो फिर इसमें संशोधन भी किया गया था। तो कुछ पॉइंट्स जो इसमें आ रहे हैं उसको थोड़ा जानना है। पॉक्सो किससे कम उम्र के बच्चों के लिए लागू होती है? तो 18 वर्ष से कम। क्यों है पॉक्सो? तो यौन अपराध और यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए। किनको बचाते हैं? तो किशोरावस्था के बच्चों को। दूसरा टॉपिक भी राज्य व्यवस्था से ही है। तो ईडी ने जेट एयरवेज के संस्थापक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। किसने किया? तो प्रवर्तक निदेशालय ईडी ने 31 अक्टूबर को केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के लिए एक मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और N5 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। श्री गोयल को ईडी ने 1 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार भी किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में और यहाँ ऑर्थर रोड जेल में बंद है। तो धन शोधन निवारण अधिनियम क्या है उसको देख लेते हैं। यह मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढांचे का आधार है। इस अधिनियम के प्रावधान में सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थताओं के बीच लागू होती है। इसी में हम लोग ईडी प्रवर्तन निदेशालय को भी देखेंगे। भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी है। यह बहुअनुशासनात्मक संगठन है। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है। नेतृत्व प्रवर्तन निदेशन के द्वारा किया जाता है। कार्य मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन का जांच करना। अधीन कार्य वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर प्रवर्तन निदेशालय के कार्य क्या है तो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम इनके आते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी के कारण सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट आई। विदेशी फंडों की निरंतर निकासी के बीच बैंकिंग, वित्तीय और धातु स्टॉक की कमजोरी के कारण 1 नवंबर की शुरुआती कारोबारी में इक्विटी बेंचमार्क सूचकांकों में गिरावट आई है। अगर हम देखें तो 30 शेयरों वाली BSE सेंसेक्स 193.99 अंक से गिरकर 63,680 पर आ गए। वहीं निफ्टी 47 अंक फिसलकर 19,032 पर आ गया है। इसी में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा विदेशी पूंजी निवेश को। जब कोई विदेशी कंपनी भारत की किसी कंपनी में पूंजी निवेश करती है तो उसे विदेशी पूंजी निवेश कहा जाता है। विदेशी पूंजी निवेश 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला प्रकार है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, दूसरा एक सरकार से दूसरी सरकार को ऋण, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ऋण। तो क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, विदेशी निवेश कितने प्रकार के होते हैं? याद रखना है 3 प्रकार के, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, दूसरा है एक सरकार से दूसरी सरकार को ऋण और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ऋण। सेंसेक्स के बारे में, तो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की बेंचमार्क इंडेक्स, इसलिए इसे BSE सेंसेक्स भी कहा जाता है। सेंसेक्स शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स से मिलकर बना है। सबसे पहले वर्ष 1986 में अपनाया गया था।
क्वेश्चन देखिए आ सकते हैं, सेंसेक्स कब अपनाया गया? 1986 में। 13 अलग अलग सेक्टर में 30 कंपनियों के शेयर होने वाले उतार चढ़ाव को इंडेक्स के रूप में दिखाया जाता है। इन शेयरों में बदलाव से सेंसेक्स में उतार चढ़ाव आता है। इसका कैलकुलेशन फ्री फ्लोट मेथड के द्वारा किया जाता है। इसी में आगे निफ्टी 50 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी एक प्रकार का प्रमुख मार्केट इंडिकेटर है। निफ्टी शब्द नेशनल और 50 से मिलकर बना है, तो नाम के अनुरूप इस इंडेक्स में 14 सेक्टर की 50 भारतीय कंपनियां शामिल है। अब आगे, इसे 1996 में लॉन्च किया गया था और इसकी गणना फ्री प्लॉट मार्केट के कैपिटलाइजेशन के आधार पर की जाती है। अगला जो टॉपिक है वो फिर इकोनॉमी से ही है। तो भारत में चीनी उत्पादन में 8% की गिरावट की आशंका है। ये रिपोर्ट किसकी है? ISM। ISM क्या है? तो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है। क्या कहना है इनका? तो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ISM ने अक्टूबर 31 को कहा कि भारत का चीनी उत्पादन 1 अक्टूबर से होने वाले विपणन वर्ष 2023-24 में 8% गिरकर 33.7 मिलियन मीट्रिक टन होने की संभावना है, क्योंकि प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में कम वर्षा हुई। मतलब इसका कहना है कि जब वर्षा कम हुई तो वहाँ पर गन्ना कम उत्पादन होगा, और जब गन्ना कम उत्पादन होगा तो चीनी के उत्पादन में कमी आएगी। भारत में चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है? तो एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है जो लगभग 50 मिलियन गन्नों किसानों और चीनी मिलों से सीधे कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों को रोजगार देता है। 2021-22 में अगर देखें तो भारत विश्व का चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता भी और विश्व का दूसरा सबसे बड़े निर्यातक देश के रूप में जाना जाता है। गन्ने की वृद्धि के लिए क्या है भौगोलिक स्थिति? देखिए, तो यहाँ जो सबका गन्ना से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी हम थोड़ा कवर कर लेते हैं। तापमान इसके लिए गर्म और आर्द्र चाहिए, मतलब 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। वर्षा लगभग मध्यम होता है, 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। मृदा इसके लिए गहरी समृद्ध दोमट मृदा। और प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य जो है 1 नंबर में महाराष्ट्र, 2 में उत्तर प्रदेश और 3 में कर्नाटक। तो गन्ना उत्पादक राज्य 1 नंबर में महाराष्ट्र, 2 नंबर में उत्तर प्रदेश और 3 नंबर में कर्नाटक। अगला टॉपिक, और अगला जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट, पर्यावरण। ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आपका सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 1 to 5 में EVS का जो क्वेश्चन आता है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देख लेते हैं इनको भी। तो हाईकोर्ट ने मुंबई में बिगड़ती हवा पर सख्त संज्ञान लिया और मुंबई की बिगड़ती वायु गुणवत्ता सूचकांक पर चिंता व्यक्त करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर को इस मुद्दे पर सख्त संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारियों से जवाब भी मांगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बृहन मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा। मतलब प्रदूषण से संबंधित जितने भी बोर्ड हैं सबसे जवाब मांगा गया है। न्यायालय ने बृहन नगर निगम BMC, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड MPBC और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB से इस मुद्दे पर कम करने के लिए उठाए गए उपाय, मतलब पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए उनके द्वारा क्या उपाय उठाए गए हैं उसको सूचीबद्ध करके जवाब देने के लिए कहा गया। यहाँ हम थोड़ा सा देखते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या है उसके बारे में। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह एक संवैधानिक संगठन के रूप में है जो कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में लागू किया गया था। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण से निवारण और नियंत्रण के लिए अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां और कार्य सौंपे गए। यह बोर्ड पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तकनीकी सेवाओं भी उपलब्ध करवाते हैं। अगला, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, चलिए अब ठीक है। तो अगला इसी में देखेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्य जैसे जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण, इनके तहत इनका किया गया है। अगला जो टॉपिक है वो है रक्षा क्षेत्र से डिफेंस से। तो डिफेंस भारतीय नौसेना द्वारा गुजरात में 25T बोलार्ड पोल्टक महाबली का अनावरण किया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा गुजरात के भरूच में मेसर्स सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड में महाबली नामक जहाज जो कि 25T बोलार्ड पोल्टक का अनावरण किया गया है। महाबली नौसेना के परिचालन दस्ता को बढ़ाने, टोइंग, बर्थिंग और बचाव कार्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वृद्धि आधुनिकीकरण के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता और देश के समुद्री हितों की सुरक्षित रखने में सहायता करता है। नौसेना हिंद महासागर के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए उन्नत तकनीक का निवेश जारी रखे हुए हैं। हम यहाँ थोड़ा सा भारतीय नौसेना को देख लेते हैं। तो भारतीय नौसेना जो सक्रिय हुए हैं 26 जनवरी 1950 से। प्रकार नौसेना भूमिका, नौसैनिक युद्ध, बल प्रक्षेपण, सिलिप्टिक परमाणु निरोध, आदर्श वायु नो वरुण, जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे। नौसेना दिवस प्रत्येक साल 4 दिसंबर को मनाते हैं और वर्तमान में जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो हैं R हरिकुमार। तो इससे संभावित क्वेश्चन, नौसेना का गठन कब हुआ, ये सक्रिय कब से है, 26 जनवरी 1950 से। नौसेना के आदर्श वायु नो वरुण, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, और वर्तमान में जो इसका नौसेना अध्यक्ष हैं वो हैं हरि कुमार। कुछ अवार्ड जानेंगे इस हाल फिलहाल में क्या हुआ है। तो नंदिनी दास 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता। भारत की लेखिका नंदिनी दास ने, उनकी पुस्तक है कोडिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द
ऑफ एम्पायर। तो इनके लिए ग्लोबल कच्चा अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इससे संबंधित मुख्य बिंदु जो है उनको देखते हैं। तो नंदिनी दास और क्रिस मंजपरा वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 में ब्रिटिश अकादमी से पुरस्कार के लिए चुना गया। नंदिनी दास का जो पुस्तक का नाम है वो कॉटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, जो कि 1600 के दशक की शुरुआत में इंग्लैंड से भारत तक के राजनयिक मिशन पर एक नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करते। वहीं मंजपरा, चूंकि मंजपरा भी एक है, तो मंजपरा की ब्लैक घोस्ट ऑफ एम्पायर द लॉन्ग डेट ऑफ स्लेवरी एंड द फेल्योर ऑफ इमेंसिपेशंस, ये 19वीं सदी की गुलामी के उन्मूलन के बाद मुक्ति के झूठे वादे की जांच करते। 31 अक्टूबर को घोषित होने वाले विजेता में GBP 25,000 मिलने थे। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नॉन फिक्शन पुरस्कार, जिसका मूल्य GGP 25,000 है, 20 संस्कृतियों की जनता की समझ और उसके अंतर संबंध में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। यहाँ एक चीज GBP, तो GBP का मतलब होगा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में 25,000 उनको मिलना है। अगला टॉपिक पुरस्कार से ही है। नीता अंबानी को मिला 19 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF ने रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी को चैरिटी ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 2023 के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। यह एक व्यवसायी महिला, अगर नीता अंबानी की बात करें तो व्यवसायी महिला, उन्होंने शिक्षा, कला, खेल और स्वास्थ्य सेवा में रिलायंस फाउंडेशन की पहल के माध्यम से भारत के लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। थोड़ा रिलायंस फाउंडेशन को देख लेते हैं। रिलायंस फाउंडेशन भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट है, गैर लाभकारी संगठन है। स्वामित्व इसका रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। संस्थापक नीता अंबानी, मुकेश अंबानी। स्थापना 2010 में। फाउंडेशन का उद्देश्य भारत में सतत विकास को बढ़ावा देना है। अगला राज्य स्पेशल जो है, राज्य विशेष स्टेटस स्पेशल। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे का समर्थन मिला है। तो हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट का समर्थन देने के लिए नॉर्वे ने एक महत्वपूर्ण पहल आरंभ किया। तो हंगर प्रोजेक्ट के माध्यम से उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए नॉर्वे ने सितंबर 2026 तक 3 वर्षों में रुपये 40.7 मिलियन आवंटित करेगा। मतलब 40.7 मिलियन रुपया वो देंगे नॉर्वे। कौन? नॉर्वे देंगे भारत को। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला नेतृत्व को मजबूत करना, ताकि वे वनों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और रणनीतियां अपनी बना सके। साथ ही साथ इनका उद्देश्य टिकाऊ जीवन और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना भी है। वन पंचायतों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं के साथ सहयोग करना भी है। अगर हम देखें उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड भारत के एक राज्य, उत्तर में बसे हुए, राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर गुरमीत सिंह। स्थापना 9 नवंबर 2000 को। क्षेत्रफल 53,483। अगला टॉपिक फिर स्टेट विशेष में ही है। तो कर्नाटक राज्य में राज्य उत्सव पुरस्कार। कर्नाटक राज्य ने 31 अक्टूबर को कर्नाटक के 68वें स्थापना दिवस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ सहित 68 व्यक्तियों को इस साल प्रतिष्ठित राज्योत्सव पुरस्कार में सम्मानित करने की घोषणा की है। पहली बार एक समाचार पत्र वितरण को भी राज्योत्सव पुरस्कार में सम्मानित करने की घोषणा किया गया। तो ये पहली बार हो रहा है कि जब समाचार पत्र वितरक को भी राज्य के उत्सव में सम्मानित किया जाएगा। मीडिया श्रेणी में पत्रकारों के साथ ही मैसूर के समाचार पत्र वितरक 71 वर्षीय जवरप्पा को राज्योत्सव पुरस्कार के लिए चुना गया। दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। राज्योत्सव की पूर्व संध्या पर 31 अक्टूबर को कर्नाटक राज्य के कन्नड़ और संस्कृति मंत्री शिवराज तंगडगी ने राज्योत्सव पुरस्कार के लिए चयनित नामों की घोषणा की। राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार इसे 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। कर्नाटक में जो होते हैं राज्य उत्सव, उसके बारे में कर्नाटक राज्य उत्सव, जिसे कर्नाटक राज्य दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत के कर्नाटक राज्य में प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है और एक सार्वजनिक अवकाश के दिन होते हैं। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दक्षिण पश्चिमी भारत के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य का गठन किया गया था, जो कि कर्नाटक है। इसके अलावा आप जान रहे हैं कि अभी मोहम्मद शमी ने, तो भारत की ओर से विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड मोहम्मद शमी ने बना लिया। उन्होंने अभी तक खेले गए कुल मैचों में विश्व कप में उन्होंने जो है 45 मैच, ये 45 विकेट प्राप्त कर लिए, जिन्होंने कि जवागल श्रीनाथ और जाहिर खान का जो पुराना रिकॉर्ड था 44 विकेट लेने का, उनको तोड़ दिया है। तो उम्मीद है आप सबों को हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए कंटेंट पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9031012567 पर भेज सकते हैं। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। आपका अपना